नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी का सपा सरकार पर हमला। सपा पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया है और कहा है कि सपा का चेहरा सबके आगे आ चुका है। कई सीटों पर सपा ने अपराधी उतारे हैं। कैराना, सयाना, लोनी में सपा ने अपराधी उतारे। हिस्ट्री शीटरों को टिकट देकर सपा ने चरित्र दिखाया है। पलायन के लिए जिम्मेदार सपा ने टिकट दिया है। दंगे कराने वालों को भी सत्ता का टिकट मिला है। सपा की पहली सूची में कई पेशेवर अपराधी हैं। मुंह छिपाने के लिए अब सपा सूची छिपा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर पलटवार किया है, निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रत्याशियों को सपा मैदान में उतार रही है जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और सपा का चेहरा सबके आगे आ चुका है। कई सीटों पर अपराधी उतार कर सपा ने अपना चेहरा सबके सामने लाया है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा है और कहा कि सपा पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया है और कहा है कि सपा का चेहरा सबके आगे आ चुका है। कैराना, सयाना, लोनी इन जगहों से अपराधियों को उतारा। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बनकर के समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, जाति के नाम पर राजनीति करने वालों पर कसा तंज। राष्ट्र कवि की पंक्तियां लिखकर विपक्षी दल पर निशाना साधा है। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पाते हैं सम्मान तपोवल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता लिख करके उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है। और अन्य हाथों में लेकर अखिलेश यादव ने लिया संकल्प। अखिलेश ने कहा, किसानों पर बीजेपी ने अत्याचार किया है, किसानों पर अत्याचार करने वालों को हटाना है। वोट के लिए कृषि कानून वापस हुए, 3 कृषि कानून किसानों पर थोपे गए थे। किसान हित में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब कह रहे हैं कि किसानों के हित में कानून वापस लिए गए हैं। किसान को परेशान करने वालों को हम हराएंगे। किसान शहीद हुए, उन पर झूठे मुकदमे लगे हुए हैं।
साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था। उससे पहले खबर लखनऊ से, जहां कई दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाइनिंग कराई है। सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। और 2022 में 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। सपा की हवा निकलने वाली है। पहले गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था। तो इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं का स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और सपा की हवा इस बार निकलने वाली है। पहले गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जाता था। स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी, पूर्व विधायक, रश्मि आर्या जी, ब्रजमोहन कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं। मैं इन सबका स्वागत है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जो अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। यमन के हूती आतंकियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है और यमन के हूती आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले की जानकारी आई है और अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी जान हानि की खबरें नहीं है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की खबर जरूर है और यमन के हूती आतंकियों ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। तेल के 3 टैंकरों में धमाका हुआ है। तो तेल के 3 टैंकर्स में भी धमाका हुआ है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। यमन के हूती आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। तेल के 3 टैंकर्स में विस्फोट हुआ है। यमन के हूती आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 टैंकरों पर धमाका हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव का। ब्रिजेश, अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? क्या मामले में किसी भी तरीके की हानि हुई है, जनहानि हुई है?
सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस तरीके से अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है ये हमला आईईडी ब्लास्ट माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरा हमला हुआ है इसको लेकर के अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये आतंकी हमला है या फिर ये जो है महज कोई एक साजिश है। लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट में अभी तक हताहत होने की जो खबरें हैं वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रही, उसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको बता दें कि तेल के 3 टैंकरों में यहां धमाका हुआ है। साथ ही हमारे एसोसिएट एडिटर ने बताया कि कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। और सपा की मान्यता रद्द करने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में नाहिद हसन की उम्मीदवारी को लेकर के दी याचिका। सपा ने नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाया है, सपा ने गैंगस्टर को उम्मीदवार बनाया। अश्विनी उपाध्याय, सपा ने गैंगस्टर को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया, ऐसा उन्होंने कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज हो। तो आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने सपा पर गैंगस्टर को उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है, ओवैसी ने बताया, और प्रचार में इसी की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, यूपी में मैंने करीब 60 से ज्यादा रैलियां की हैं, मेरी रैलियों का चुनाव में अच्छा असर दिखेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा है कि प्रचार में इसी की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 60 जो रैली की है उसमें जन समर्थन मिला है। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है, तो डर किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे। और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिज़िकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। आरएलडी गठबंधन को समर्थन पर नरेश टिकैत का यूटर्न। केंद्रीय मंत्री बाल्यान से मुलाकात के बाद पलटे, किसी दल को किसानों का समर्थन नहीं। तो आपको बता दें कि भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत से आज केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ने मुलाकात की थी। वहीं नरेश टिकैत ने पहले सपा आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने यूटर्न लेते हुए कहा है कि किसान किसी का समर्थन नहीं करेंगे, आशीर्वाद सबके साथ है। तो आरएलडी गठबंधन को समर्थन पर नरेश टिकैत ने 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम किसी को भी समर्थन नहीं देने वाले हैं। और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहां से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की हुआ है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे तक बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तक है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है।
वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, चौधरी चरण सिंह की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नंजन स्वामी की है। एक ऐतिहासिक प्रांगण है यहाँ से, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी में शामिल हुई है सरिता आर्य। चुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी सरिता आर्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनको शामिल करवाया। सीएम पुष्कर धामी भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरिता आर्य ने ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस ने सरिता को 6 साल के लिए किया था निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना और मैंने जिस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए यशपाल आर्या जी और उनका बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो हम 2 महिलाएं प्रभावित हुई हैं वहां। मैं नैनीताल से पूर्व विधायक भी हूं, मैंने 17 में भी चुनाव लड़ा और सुनीता बाजवा ने भी 2017 में चुनाव लड़ा। वो आके वहां पे कह सकते थे कि भाई जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं कांग्रेस, वहां हम लोगों को भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम 2 महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर देहरादून पुलिस की तरफ से फोर्स की डिमांड की गई थी, जिसके बाद पुलिस को 3 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा चुनाव में होमगार्ड की भी मांग की गई थी, जिसके तहत 270 होमगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं एसएसपी जन्मजय खंजूरी ने बताया कि 14 फरवरी को मतदान होना है, उसी के हिसाब से हमें फोर्स उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 10 इंटरस्टेट बैरियर्स हैं, उनको भी फोर्स के साथ शुरू कर दिया जाएगा। ये जो हमारी जो मांग है, क्योंकि कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिसके तहत हमको फोर्स लगाना होता है, तो उसी के तहत हमने एडिशनल फोर्सेस की डिमांड की है, जिनमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, होम गार्ड्स भी हैं। क्योंकि अभी तो इलेक्शंस जो यहाँ पर उत्तराखंड में है, ये एक सिंगल फेज़ में होने हैं और 14 फरवरी को मतदान होना है। उसी के हिसाब से फेज वाइज मैनर में हमको फोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। अभी तक हमको 3 कंपनी पैरामिलिट्री अवेलेबल करा दी गई हैं और इसके अलावा हमारे जो होमगार्ड्स की मांग थी उसके सापेक्ष हमको 270 होमगार्ड्स अवेलेबल अभी तक कर। काशीपुर में चुनावों के चलते कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जसपुर विधानसभा के कुंडा इलाके में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल को सुनने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यही नहीं, इस दौरान तमाम कार्यकर्ता बिना मास्क और 2 गज दूरी के दिखाई दिए। लेकिन राजनेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं है, उन्हें बस अपनी रैलियों और प्रचार से ही मतलब है। चुनाव बहुत निकट है और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रसार करने और अपने मतदाताओं से ये अपील करने आया हूँ कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में स्थापित करें। और यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, महिलाएं भी आई हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, युवा भी आए हैं और सबने संकल्प लिया है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जो रुझान हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ज़्यादा विश्वास रख रही है। कांग्रेस के 2 कारण हैं। कांग्रेस के अंदर एक तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और यहाँ पर गुटों की जो लड़ाई है उनको रोकने वाला कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। उत्तराखंड में धनौल्टी विधानसभा के छजुला पट्टी के करीब 1 दर्जन गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। आजादी के बाद अब तक राजधानी से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनौल्टी विधानसभा के छजुला पट्टी के दर्जनों गांव सड़क जैसी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित हैं। वहीं बिजली मात्र दिखाने के लिए है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। ग्रामीणों ने साल 2022 में किसी भी नेता को वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, सड़क नहीं तो वोट नहीं। वासी हैं, हम इतने मजबूर हैं कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता हमारी और हम मजबूर हैं कि इस रोड को हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। बारिश बरसात के मौसम में यहाँ पे ऊपर से पहाड़ गिर जाते हैं, कोई सेफ्टी का यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं।
और जितने भी हमें यहाँ काम करने पड़ रहे हैं ये हमारी स्वयं की मजबूरी है, क्योंकि हमको वरना पैदल जाना पड़ता है। रात दिन हमें शहर से जुड़ना है तो हमें पैदल जाना पड़ता है, और इसलिए हमें ये स्वयं करना पड़ रहा है। कोई नीयत की कमी है। अब आप बताइए कि आप मसूरी से आ रहे हैं और मसूरी से लगा हुआ क्षेत्र है, और अगर यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है जो राजधानी और पर्यटन नगरी मसूरी के इतनी पास है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी नीयत सही थी? इनकी नीयत नहीं थी ये काम करने की। अगर नीयत सही होती तो तकरीबन 25 साल पहले इस गाँव को सड़क से जुड़ जाना चाहिए। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की बाहुबली और भारी बहुमत वाली सरकार ने दावे तो बहुत किए, लेकिन धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत काम कुछ भी नहीं किया गया। और इसका जीता जागता उदाहरण जौनपुर के छजोला पट्टी के मवाना गांव है, जिसकी सड़क स्वीकृत है लेकिन सड़क पर गैती नहीं लगी, क्योंकि वो स्वीकृति के साथ उसको जो वित्तीय स्वीकृति जारी होनी थी, पैसे की व्यवस्था होनी थी, वो नहीं की गई और ग्रामीणों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। की मैं बात करूं तो मैंने 27/7/2019 को विधायक जी माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी के पास हम गए विधानसभा देहरादून में, और विधायक जी से चिट्ठी लिखवा के विभाग में हमने चिट्ठी भेजी कि हमारे यहाँ 3 फेस लाइट नहीं है, सिंगल फेस है, जिसमें भी मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। इतनी डिम लाइट है, बच्चों को पढ़ाई में इतनी तकलीफ होती है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और रात को कैंडल अभी भी कैंडल जला के तब पढ़ाई करते हैं। कि मैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र पर टिकी हैं, जिसके बाद मोर्चे से जुड़े कर्मचारी अपना समर्थन किस पार्टी विशेष को दे सकते हैं। मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें केवल आश्वासन दिया गया, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जो भी पार्टी उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, संगठन पूरी तरह से उस पार्टी का समर्थन करेगा। की बात नहीं रखी गई तो इससे हम एक रोष व्याप्त है। और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी, उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा हमारे इस ओपीएस की मांग को बहाल नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर हमने निर्णय लिया है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखेगा, उसी पार्टी को हमारे जो एनपीएस साथी हैं उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां नामांकन स्थल पर पहुंचे डीआईजी संतोष कुमार सिंह, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी डीआईजी के साथ रहे मौजूद। पहले चरण के नामांकन स्थल की ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है पुलिस बल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण के नामांकन स्थल की ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है। ये तस्वीरें हैं। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी डीआईजी संतोष कुमार सिंह के साथ मौजूद हैं और डीआईजी संतोष कुमार सिंह नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता प्रवेंद्र लोधी ने सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक किया और डीआईजी संतोष कुमार सिंह और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। हम इस वक्त बुलंदशहर के नामांकन स्थलों पर हैं, जहां पर डीआईजी और डीएम खुद जो डेरा डाले हुए हैं फोर्स के साथ, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम उनकी तरफ से किए गए हैं। सर, क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो चुनाव आचार संहिता है उसका 100% अनुपालन हो, कहीं भी अराजकता की स्थिति न दिखे, लोग शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये सारी कवायद इसी उद्देश्य से है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बता दिया गया है कि चुनाव आयोग की जो वर्तमान गाइडलाइंस हैं उनके तहत उन्हें किस तरह का आचरण करना है। आज एक कैंडिडेट द्वारा नामांकन किया जा रहा है और आपने देखा होगा किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। बहुत ही सामान्य तरीके से और नियमबद्ध रूप से
काम हो रहा जो है। कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी तलाशी वगैरह कोई इस तरीके से कराई जा रही है? देखिए, ये तो 100% जो भी अंदर एंट्री कर रहा है उसकी फिस्किंग चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार कोई समस्या न पैदा हो, और पुलिस प्रशासन दोनों सजग और सतर्क हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम बहुत अच्छा माहौल फैसिलिटेट करें सभी लोगों को, आम आदमी को, चुनावी पार्टियों को भी, ताकि एक बेहतर माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न हो सके। ठीक है, देखिए डीएम साहब हैं, सीपी सिंह हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप नामांकन स्थल पर मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरीके की जो व्यवस्था कराई गई है? आज नामांकन का तीसरा दिन है। शुक्रवार को और शनिवार को कोई नामांकन नहीं हुआ था। आज पॉलिटिकल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कैंडिडेट्स के द्वारा नामांकन प्रस्तावित है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और आप स्वयं देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, वीडियो कैमरे लगाए गए हैं, पूरे उसमें सीसीटीवी लगाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं कि जो भी प्रत्याशी है नामांकन करने जाएगा वो केवल 2 ही लोग जाएंगे नामांकन कक्ष में। ये हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक करके उनको अवगत भी करा दिया है। इसके अलावा कोविड की भी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और पूरी पारदर्शी तरीके से सभी से अनुरोध किया गया है। और आपके माध्यम से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं आचार संहिता को लेकर के, हम लोग तो पालन करा ही रहे हैं। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि स्वयं ही वो उसका पालन करें। उनको सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से वो भी बचें और हम लोग भी बचें। देखिए, ये थे हमारे साथ में डीएम सीपी सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जो प्रत्याशी हैं उनसे अपील भी उन्होंने की है कि कोविड गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से पालन करें। बुलंदशहर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए परवेंद्र लोधी। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।